हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आ रही है 3D समझ में सभी को? चलिए, अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया था जिसमें 2 प्लेन्स की इक्वेशन गिवन थी। वो एक्चुअली एक फंडामेंटल प्रॉब्लम की तरह बिल्कुल बेसिक्स को इंक्लूड करते हुए प्रॉब्लम थी। 2 प्लेन गिवन थे, उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डिसीज निकालना था और ऐसा प्लेन लिखना था जो दोनों के परपेंडिकुलर एक पॉइंट से पास हो रहा हो, है ना। कुछ ऐसे पार्ट्स किए थे। अब वहीं से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through equation of plane passing through 2 intersecting lines. दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को कंटेन करने प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो लाइन कोप्लेनर कब होती है? दो लाइन कोप्लेनर तब होती है व्हेन दे आर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। या तो पैरेलल हो तो भी एक प्लेन पे लाई करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो भी एक प्लेन पे लाई करेंगे। दो लाइन नॉन कोप्लेनर कब होती हैं? दो लाइन तब नॉन कोप्लेनर होती है व्हेन दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। जैसे एग्जांपल आपने पढ़ा होगा स्क्यू लाइंस को अपन क्या बोलते हैं? नॉन कोप्लेनर लाइंस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन, ठीक है ना। तो उन लाइन की इक्वेशन मैंने लेट कर लिया है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा p और सेकेंड लाइन की इक्वेशन है r इक्वल्स टू a प्लस म्यू क्यू, है ना। ये दो लाइन्स है और मुझे इनको कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। अच्छा, फर्स्ट लाइन के बारे में अपन क्या जानते हैं? लाइन एक पॉइंट से पास होती है जिसका पोजीशन वेक्टर a है एंड दिस लाइन इज ट्रैवलिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p। a से जाती है, p के अलोंग ट्रैवल करती है, समथिंग लाइक दैट, है ना। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड लाइन? सेकंड लाइन भी यार एक पॉइंट से पास होती है जिसका पोजीशन वेक्टर a है, सेकंड लाइन भी a से पास होती है एंड इट इज ट्रैवलिंग अलोंग द वेक्टर q। तो फर्स्ट लाइन भी a से पास होती है, दूसरी भी a से पास होती है। इसका मतलब दोनों लाइन्स जो हैं a पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये क्यू के अलोंग ट्रेवल करती है, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को ऐसा प्लेन लिखना है जिस पर ये दोनों लाइंस लाई करेंगी। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या है? हम किस तरह से सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे को ये प्लेन लिखना है तो किसी भी तरह से उस प्लेन पर 3 वेक्टर डिफाइन कर दीजिए। अब अगर 3 वेक्टर आपने डिफाइन कर दिए तो मैं बोलूँगा ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, इनका एसटीपी, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो 2 वेक्टर तो फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं, देखिए एक वेक्टर p है, एक वेक्टर q है ना। अब अगर आपको इस ग्रीन बोर्ड की इक्वेशन लिखनी है तो इस ग्रीन बोर्ड में कहीं पर भी मैंने एक जनरल पॉइंट कर लिया कैपिटल R, जिसका कोऑर्डिनेट ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर ले लिया R, है ना। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करने के एक वेक्टर डिफाइन कर लिया मैंने। एक वेक्टर मैंने डिफाइन किया, 2 फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए, तो 3 वेक्टर पिक्चर में दिख रहे हैं। मैं बोलूँगा तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, इनका एसटीपी 0 होगा, ठीक है ना। सिंस वेक्टर्स ए आर, सॉरी ए नहीं है, हाँ ए ही है, ए आर कोमा पी आर कोप्लेनर, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो इनका एसटीपी 0 होना चाहिए। यहाँ पर एसटीपी पे हम ब्रेकिंग यूज़ कर सकते हैं, तो फर्दर इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप चाहे ऐसे लिखें या इस तरह से लिख दें। इसको 2 एसटीपी ब्रेक कर दिए, इसके अबाउट ब्रेकिंग हो जाएगी, है ना, पढ़ा ही होगा आपने। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये इस प्लेन की इक्वेशन आ गई जो 2 लाइन L1 L2 को कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक आइडिया है प्लेन को लिखने का। अच्छा, जब वेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम इन प्लेन, डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाई गई होगी आपको। तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अगर 3 वेक्टर एक ही प्लेन में हो देन एनी वन ऑफ देम
कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग टू। अगर 3 वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो इनमें से किसी भी एक को बाकी दो के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है ना। तो एक और मैनर हो सकता है जिसके थ्रू हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं देन ए आर को मैं लिख सकता हूँ सम टाइम्स ऑफ पी प्लस सम टाइम्स ऑफ क्यू, लैम्डा पी प्लस म्यू क्यू, समथिंग लाइक दैट। आर माइनस ए लैम्डा पी प्लस म्यू क्यू implies ए प्लस लैम्डा पी प्लस म्यू क्यू, ये प्लेन आ गया। ये इसी प्लेन की सेकंड फॉर्म आ गया, मतलब दीज टू प्लेन्स आर आइडेंटिकल। इस प्लेन को अपने माइंड में कैसे रखना है, ये प्लेन एक पॉइंट से पास होता है, प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 वेक्टर्स p एंड q। एक पॉइंट से पास होता है, 2 नॉन कोऑर्डिनेट वेक्टर p और q के पैरेलल है। तो एक प्लेन निकालने के लिए मिनिमम हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए और 2 डायरेक्शन चाहिए। एक डायरेक्शन से प्लेन नहीं निकलेगा, जैसे आपने एक पॉइंट ले लिया और एक डायरेक्शन ले ली, ठीक है ना, तो उसको इसी डायरेक्शन, उस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है और उस डायरेक्शन के अबाउट ही प्लेन को अगर रोटेट कर दिया जाए, आ रही मेरी बात समझ में, तो उस केस में इनफाइनाइट प्लेन वहाँ से पास हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी डायरेक्शन का मतलब ये प्लेन, ये वेक्टर जो प्लेन पर लाई कर रहा है, ये वेक्टर प्लेन पर लाई कर रहा है, तो प्लेन को अगर आप थोड़ा बहुत रिवॉल्व करेंगे, रोटेट करेंगे, तो वहाँ से इनफाइनाइट केसेस बन जाएंगे। लेकिन अगर आप 2 डायरेक्शन ले लेते हैं तो फिर 2 डायरेक्शन लेने से प्लेन फिक्स हो जाएगा। तो एक प्लेन को यूनिकली निकालने के हमें मिनिमम एक पॉइंट चाहिए और 2 डायरेक्शन चाहिए। लाइन निकालने के हमें एक पॉइंट और एक डायरेक्शन चाहिए, प्लेन के लिए एक पॉइंट 2 डायरेक्शन, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ये माइंड में आता है यार कि अगर ये दोनों प्लेन सेम प्लेन है को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई आइडिया है जिसको मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, ऐसा कोई ऑपरेशन आप बताइए जिसको मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ और इमीडिएटली यहाँ पर पहुँच जाऊँ, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर पहुँच जाऊँ। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? तो यार ये देखो जरा, वैसे बच्चे बता देते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या है, ए डॉट पी क्रॉस क्यू, एस टी पी को, है ना। तो एक काम कर लेते हैं यार, यहाँ पे पी क्रॉस क्यू से डॉट ले लीजिए, इक्वेशन 1 कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 by taking dot by p क्रॉस q। p क्रॉस q से डॉट ले लीजिए आप, r डॉट p क्रॉस q इक्वल्स टू a डॉट p क्रॉस q, और बाकी दोनों p क्रॉस q आप p से डॉट लेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली देखिए आपको वही सीन मिल गया, r p q इक्वल्स टू ए पी क्यू, ठीक है क्या? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन r equals to I minus 2j plus lambda times 2i minus j plus 3k plus mu times 3i plus 4j minus k।
in number first, scalar dot product form, second कार्टेशियन फॉर्म। तो एक प्लेन मैंने आपको लिख कर दिया है, बस मेरी डिमांड आपसे है कि यार इस प्लेन को एक बार डॉट प्रोडक्ट वाली फॉर्म में लिख कर दिखाएं, और एक बार उसी प्लेन को जिसको आपने डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है उसको कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन दीजिए। चलिए, नॉट ए बिग डील। तो जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे स्पॉट पे एक इक्वेशन पढ़ी थी, एक ऐसा प्लेन जो एक पॉइंट से पास हो और दो डायरेक्शन के पैरेलल मूव कर रहा हो, ए से जाता हो, पी और क्यू के अलॉन्ग हो। तो इक्वेशन थी r इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा पी प्लस म्यू क्यू। इट मीन्स ये यहाँ पर ए का रोल प्ले कर रहा है, ये पी का रोल प्ले कर रहा है और ये क्यू का रोल प्ले कर रहा है ना। डॉट प्रोडक्ट वाली फॉर्म चाहिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पी क्रॉस क्यू से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो पहले पी क्रॉस क्यू निकाल लेते हैं। तो पी क्रॉस क्यू क्या आएगा आपके पास, आई जे के 2 -1 3 3 4 -1, ये आ जाएगा है ना। I इंटू ये प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 -12 माइनस जे, तो -2 -9 प्लस के 8 + 3, ठीक है ना। तो P क्रॉस Q क्या आ जाएगा, -11 I कैप प्लस 11 J कैप प्लस 11 K कैप, समथिंग लाइक दैट। ये P क्रॉस Q आ गया है ना। तो डॉट प्रोडक्ट वाली फॉर्म निकालने के अपन ऑपरेशन क्या लगाएंगे, टेक डॉट वाई P क्रॉस Q, P क्रॉस Q से डॉट ले लिया तो R डॉट P क्रॉस Q मीन्स R डॉट -11I प्लस 11J प्लस 11K इक्वल्स टू, जब P क्रॉस Q से डॉट लेंगे तो ये वाला टर्म भी जीरो बन जाएगा, ये वाला भी जीरो, केवल इसका इसके साथ डॉट मैटर करेगा। तो I डॉट I1 आई थिंक ये बनेगा -11 और J डॉट J भी 1 -2 इंटू 11 -22, दैट कम्स आउट टू -33। तो -11 से डिवाइड दे देते हैं, R डॉट -11 से डिवाइड दिया I -J -K है ना, -11 से डिवाइड दिया, ये -33 बनेगा, आई थिंक ये 3 बन गया। तो ये वही फॉर्म आ गई जो वेक्टर में आप लोग पढ़ते थे, R डॉट N इक्वल्स टू P है ना, ये डॉट प्रोडक्ट वाली फॉर्म आ गई। अब ये अपनी स्केलर प्रोडक्ट वाली रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से मेरे को कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। तो R एक्चुअली क्या होता है, R जनरल पॉइंट होता है, तो R को पुट कर दीजिए यहाँ पर xi प्लस yj प्लस zk, तो कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगी, xi प्लस yj प्लस zk डॉट तो इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस वाई ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन केस कार्टेशियन फॉर्म आपको डायरेक्ट निकालनी हो तो देखिए मेरे को प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, तो मेरी स्ट्रेटजी वही है, मेरे को तो बस प्लेन पर 3 वेक्टर डिफाइन कर दीजिए। तो प्लेन इसके पैरेलल चल रहा है, इसके पैरेलल चल रहा है, यानी 2 वेक्टर तो प्लेन पे लाई कर ही रहे हैं है ना। बस आपको एक वेक्टर डिफाइन करना, वो वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, ये पॉइंट प्लेन पे लाई करता है और एक जनरल पॉइंट ले लें एक्स वाई जेड, जनरल पॉइंट को इससे ज्वाइन करके एक वेक्टर डिफाइन कर लें, वो एक वेक्टर ये, दूसरा ये, तीसरा है, तीनों कोऑर्डिनेट STP 0। तो यहाँ से वेक्टर डिफाइन करेंगे तो आई थिंक x - 1 y + 2 z - 0 है ना, 2 - 1, एक यहाँ से 2 - 1 3 और एक यहाँ से 3 4 -1। आप सीधा इसको एक्सपेंड कर दें, आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ठीक है क्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड whether the two lines are equal to 2j plus k plus lambda times I minus j plus k and r equals to 2i plus 3j plus 6k 2i plus 3j plus 6k plus mu times 2i plus j plus 5k. टू आई प्लस जे प्लस 5k intersect or not? मतलब फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि दो लाइन मैंने आपको दे रखी है, दो लाइन की वेक्टर इक्वेशन है, आपको ये बताना है ये लाइन इंटरसेक्ट करती है या नहीं. इफ दे डू, अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं देन ऑब्वियसली ये कोप्लेनर होंगी. तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप उस प्लेन की इक्वेशन लिखिए जिसमें दोनों लाइंस लाई करती हैं. इफ दे डू, फाइंड द इक्वेशन of the plane, containing them. Find the equation of the plane containing them. If they don't, अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, फाइंड द SD, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम. अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करती है तो पैरेलल तो दिख रहा है नहीं है, क्योंकि दोनों डिफरेंट वेक्टर्स है, रेशियो सेम नहीं आ रहा है. तो अगर ये नहीं करती तो स्क्यू लाइन्स होंगे, स्क्यू लाइन्स है तो मेरा क्वेश्चन है तो फिर आप उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, ये क्वेश्चन है मेरा, है ना. यानी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करनी है आपको. यहाँ पर मैंने दो लाइन आपको दे रखी है. मेरा पहला क्वेश्चन है चेक करके बताइए लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है या नहीं, है ना. तो ये सब पढ़ा हो गया यार वेक्टर के थर्ड लेक्चर में, सेकंड या थर्ड लेक्चर में, जिसमें हम लोग दो लाइंस को चेक करते थे, ये लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, स्क्यू लाइंस है नहीं. तो ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे. तो मेरे को चेक करना है लाइन इंटरसेक्टिंग है नहीं. तो क्या करते हैं कि दोनों से आर को इक्वेट कर लिया. मैंने मान लिया यार ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो अगर इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ये दोनों पोजीशन वेक्टर सेम होंगे, क्योंकि ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज एक्चुअली जनरल पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन. ये फर्स्ट लाइन का जनरल पॉइंट है, ये सेकंड लाइन का जनरल पॉइंट है. तो अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो पॉइंट पी फर्स्ट लाइन पे भी लाई करेगा, सेकंड लाइन पर भी लाई करेगा. तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को समझाने के लिए मैंने सपोज कर लिया पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर जनरल पॉइंट है ये वाला, लेकिन ये पॉइंट इस पर भी लाई करता है, तो पी का पोजीशन वेक्टर ये भी होगा किसी लैम्डा म्यू की वैल्यू के लिए, है ना. तो मैंने सपोज कर लिया कि पी का पोजीशन वेक्टर ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों को इक्वेट कर लेते हैं. फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी, आर की दोनों वैल्यू इक्वेट कर लिया. 2j प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स, इस तरह के तो बहुत से क्वेश्चन आपने मोर देन 1000 क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे वेक्टर्स में, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस किए होंगे. 2i प्लस 3j प्लस 6k प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस j प्लस 5k. ऐसा कुछ, ठीक है ना. कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट. i का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो यहाँ से लैम्डा, और यहाँ से i का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो 2 प्लस 2 म्यू. j का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो 2 माइनस लैम्डा. राइट साइड से j का कोफिशिएंट देखें तो 3 प्लस म्यू.
के का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 प्लस लैम्डा, राइट हैंड साइड से 6 प्लस 5 म्यू, ठीक है ना। अब अपन चेक कैसे करते हैं ये लाइंस एक्चुअली इंटरसेक्टिंग है या नहीं, तो हम इस बेसिस पर कंपेयर कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर अपने पास 3 इक्वेशंस बन रही हैं, इक्वेशन 3 है, वेरिएबल सिर्फ 2 हैं, तो अब कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व कीजिए और उनको सॉल्व करके लैम्डा म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, कोई भी 2 सॉल्व करेंगे लैम्डा म्यू मिल जाएगा, और उन वैल्यूज को उठा के तीसरे में बैक चेक करेंगे, अगर वो वैल्यू थर्ड को सेटिस्फाई करती है इट मीन्स दैट लाइन एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर उसको सेटिस्फाई नहीं करती तो इसका मतलब इस तरह का रिलेशन यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा, यानी किसी भी लैम्डा म्यू के लिए ये वेक्टर, ये वाला पोजिशन वेक्टर और ये पोजिशन वेक्टर कभी भी सेम नहीं होगा। तो ये पढ़ा होगा आई थिंक आप लोगों ने। सॉल्व कैसे करेंगे, लैम्डा की वैल्यू उठा के नीचे वाले में पुट कर दीजिए, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, और ये तो मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका जॉब है, कर ही लेंगे। लैम्डा फर्स्ट से उठा के सेकेंड में डाल दिया, -2 म्यू 3 प्लस म्यू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 म्यू प्लस म्यू 3 म्यू आ गया, म्यू की वैल्यू -1 आ गई, म्यू -1 आ गया तो आई थिंक लैम्डा 0 आ जाएगा, म्यू -1 लैम्डा 0, और लैम्डा 0 आने का मतलब है लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। ये एक्चुअली क्या था, जनरल पॉइंट था, तो अगर आपको पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो 2 काम कर सकते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दे तो भी पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, या फिर म्यू की वैल्यू नीचे पुट कर दे, है ना। देयरफॉर लाइन्स आर, मतलब सॉरी मैंने केवल इन 2 को सॉल्व किया है, लेकिन हमें पहले बैक चेक करना पड़ेगा इन वैल्यूज को उठाकर कि ये लाइन थर्ड को, ये वैल्यू जो आ रही है थर्ड को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है, ये चेक करना पड़ेगा। तो लैम्डा को 0 डाल दें और म्यू को -1 डाल दें, तो साउंड आ रही ओके। थर्ड इक्वेशन बोल रही है आई हैव नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन, तो इसको सेटिस्फाई कर रही है, इट मीन्स दैट लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। हाँ, ये चेक बिना कि आप कभी नहीं बोल सकते, आपको उसको चेक करना पड़ेगा, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना। अब अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछेंगे तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, लैम्डा 0 पुट करना ज़्यादा आसान है, क्या आ जाएगा 2j + k। तो ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, हमने चेक कर लिया, इन्वेस्टिगेट कर लिया कि एक्चुअली लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब यार लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो 100% कोप्लेनर होंगी, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप उस प्लेन की इक्वेशन लिख कर दीजिए जिस प्लेन में ये दोनों लाइंस लाई करती हैं। मेरी डिमांड क्या है, प्लेन की इक्वेशन लिखना है यार, तो अपन वही थ्योरी यूज़ करेंगे। प्लेन लिखना चाहता हूँ मैं, तो प्लेन में किसी भी तरह से 3 वेक्टर डिफाइन कर लीजिए, है ना। 3 वेक्टर डिफाइन कर लेंगे तो बोलूँगा मैं तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, STP उनका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो ये दोनों लाइनें प्लेन पर लाई करती हैं, तो ये लाइन जिन 2 वेक्टर के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही होंगी वो भी उसी प्लेन पे लाई करेंगे। तो 2 वेक्टर तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए क्या। मुझे बस एक वेक्टर डिफाइन करना था। कैसे डिफाइन करना था कि ये लाइन, पहली लाइन इस पॉइंट से पास होती है, दूसरी इस पॉइंट से पास होती है, तो इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को पिक करें और उस पॉइंट को जनरल पॉइंट से ज्वाइन कर दें, है ना। जैसे सपोज करो पहली लाइन का पॉइंट मैंने ये ले लिया, ये 2j + k से पास होती है, और ये कहाँ से पास होती है 2i + 3j + 6k, है ना। तो प्लेन पर कहीं पर भी मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया r, जिसका कोऑर्डिनेट ले लिया x y z। इस जनरल पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से ज्वाइन करके एक जनरल वेक्टर डिफाइन कर लिया। डायरेक्शन ये वाली ले लो यार, ठीक है ना। तो एक ये वाला वेक्टर, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, STP 0 होगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस। तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x - 0 y - 2 z - 1, x - 0 y - 2 z - 1, और 2 वेक्टर ये दिख ही रहे हैं 1 - 1 1 2 1 5, और इनका डिटरमिनेंट 0 कर दीजिएगा, एक्सपेंड कर दीजिएगा, आपको इक्वेशन मिल जाएगी प्लेन की। ठीक है क्या।
नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग, condition of coplanarity कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। दो लाइन के कोप्लेनर होने की कंडीशन निकालनी है आपको। फर्स्ट लाइन है R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा बी, सेकेंड लाइन है R इक्वल्स टू C प्लस म्यू डी। ठीक है ना, चलिए, तो आपको गिवन है ये दोनों लाइन कोप्लेनर है, कंडीशन निकालनी है। तो फर्स्ट लाइन के बारे में क्या पता है, ए से पास होती है ट्रैवलिंग अलोंग द वेक्टर बी। सेकेंड लाइन कहाँ से पास होती है, सी से पास होती है जिसका पोजीशन वेक्टर सी है, एंड ट्रैवलिंग अलोंग द वेक्टर डी, डी के अलोंग ट्रैवल करती है। और दोनों लाइनें कोप्लेनर है, ठीक है, नॉट ए बिग डील। कोप्लेनर है तो बस अपन तीन वेक्टर डिफाइन कर लेंगे। एक वेक्टर मैंने डिफाइन कर लिया ए सी, ए को सी से ज्वाइन कर दिया, और एक वेक्टर ये डिफाइन किया, दो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलकर बी और डी। तीनों वेक्टर एक प्लेन पर है, STP 0। तो वेक्टर्स ए सी कॉमा बी कॉमा डी आर कोप्लेनर, और ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं तो इनका STP 0 कर दीजिए, C माइनस ए दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, यानी ये वाला STP 0 होना चाहिए। ठीक है ना, अभी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप इसको ब्रेक करके एक नया लुक भी दे सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। STP ऑफ CBD इक्वल्स टू STP ऑफ ABD, AB डिविलियर्स ABD। ठीक है ना, तो ये फॉर्मेट आ गया। मूव करते हैं आगे, प्लेन containing two parallel lines। प्लेन कंटेनिंग टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन निकालना है। फर्स्ट लाइन है R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा सी, सेकेंड लाइन R इक्वल्स टू B प्लस म्यू सी। ठीक है ना, इन दो लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन चाहिए। अच्छा, दोनों लाइंस पैरेलल है वो यहाँ से पता लग रहा है, बोथ लाइंस आर ट्रेवलिंग अलोंग द सेम वेक्टर C। फर्स्ट लाइन एक पॉइंट से पास होती है जिसका पोजीशन वेक्टर A है एंड ट्रेवलिंग अलोंग द वेक्टर C, एंड सेकेंड लाइन passes through a point B having position vector B traveling along the same vector C, and we have to write the equation of the plane containing these two parallel lines. Not a big deal, idea remaining the same. I want to actually define three vectors which lies on this plane. So take a general point R with position vector R। तो एक पॉइंट मैंने R पिक कर लिया प्लेन पर, है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर R है। तो अब प्लेन पर मुझे तीन पॉइंट दिख रहे हैं A, R, B। तो इन तीन पॉइंट की हेल्प से मैं दो वेक्टर डिफाइन करूंगा, तीन पॉइंट की हेल्प से मैं दो वेक्टर डिफाइन कर लूंगा। तीसरा वेक्टर ये C दिख ही रहा है, और तीनों वेक्टर बोल दूंगा कोप्लेनर है ना। तो एक जनरल वेक्टर, एक को A R
के साथ ले लीजिए ए आर ए बी, वेक्टर्स ए आर कॉमा ए बी कॉमा सी आर कोप्लेनर। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो इनका STP 0 होना चाहिए, यानी R माइनस ए बी माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन स्प्लिन की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, इसको फर्दर ब्रेक करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कोई ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ रिजल्ट यहाँ से आने वाला भी नहीं है, तो उसका एज इट इज। अच्छा, एक और बात, इन रिजल्ट को आपको बच्चों याद रखने की जरूरत नहीं है, कि ये नहीं कि आप इन कंडीशन को रट रहे हैं बैठ कर, ना बिल्कुल नहीं, केवल स्ट्रैटेजी देखनी है कि वर्क किस तरह से किया गया। इन पर ऐसा कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता कि ऐसे प्लेन की क्वेश्चन लिख दीजिए, अगर आएगा भी इन केस अपन ऑन द स्पॉट निकालेंगे, कंसेप्ट से यूज टू होना है, ठीक है ना। Next, normal form of the plane. Normal form of the plane. तो स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, जहाँ p की डेफिनेशन क्या थी, ऑरिजिन से लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो p रिप्रेजेंट कर रहा था, और अल्फा क्या था, परपेंडिकुलर का x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल, इंक्लिनेशन जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी p के रिप्रेजेंटेशन, p की डेफिनेशन तो वही है कि ऑरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर की लेंथ आपको गिवन है, और एक और चीज़ गिवन है यहाँ पर, प्लेन जो परपेंडिकुलर जो डाल रहे हैं उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर गिवन है आपको, है ना। तो चलिए लिखता हूँ, नॉर्मल फॉर्म का मतलब, तो अगर कहीं पर भी ये टर्म लिखा है, नॉर्मल फॉर्म का मतलब यही है कि ऑरिजिन से प्लेन पर, अगर प्लेन है तो ऑरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर की लेंथ p है, लाइन है तो ऑरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर की लेंथ p है, मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है कहाँ से, ऑरिजिन से। इक्वेशन ऑफ प्लेन in normal form is r dot n cap equals to p. Equation of plane in normal form is r dot n cap equals to p, where p is the length of perpendicular from origin to the plane, p length of perpendicular from origin to the plane, and n cap is normal unit vector। अब बात करते हैं ये इक्वेशन कैसे निकाली गई है। ये प्लेन है ना, और मान लीजिए कि यहाँ पर ये ऑरिजिन है, ठीक है ना, ऑरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर की लेंथ, ये लेंथ p दे रखी है, और इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर दे रखा है n। n क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन का वेक्टर है, ठीक है ना। अब प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो मैंने क्या काम किया, प्लेन पर कहीं पर भी एक पॉइंट, जनरल पॉइंट ले लिया r ले लिया, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, एक इस डायरेक्शन वेक्टर निकाल लिया, और यहाँ से ही मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसी पॉइंट r से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने जा रहा हूँ, प्रोजेक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ, रिलेट करना जरा। ये जो डिस्टेंस दे रखी है, ऑरिजिन से मैंने जो परपेंडिकुलर की लेंथ p डाली है, तो इस लेंथ p को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैंने a को इस जनरल पॉइंट r से, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने r, है ना, यहाँ से मैंने इसको इससे ज्वाइन कर लिया, और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और इस वेक्टर r का नॉर्मल पर प्रोजेक्शन लिया जाए, प्रोजेक्शन लेंगे तो बच्चों यही लेंथ होएगी। तो ये लेंथ, जो ये लेंथ और ये लेंथ, थोड़ा सा आगे चले जाए, ये लेंथ दोनों सेम ही तो है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से एक्सप्लेन करना हो तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा फील कराना आपको, तो कोशिश करते हैं। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, इस परपेंडिकुलर की लेंथ p दे रखी है ना, और इसको निकालेंगे कैसे, प्लेन पर कहीं पर भी एक जनरल पॉइंट मैंने ले लिया r, और ये वेक्टर डिफाइन कर लिया r,
और इसका नॉर्मल पर क्या ले लिया, प्रोजेक्शन, ये नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, है ना। तो डायरेक्टली आर का प्रोजेक्शन लेंगे जब इस पर, तो यहाँ से P मिल जाएगा आर डॉट एन कैप, ठीक है ना। तो P एक्चुअली क्या बन जाएगा, P इज एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एन, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन एन, ठीक है ना, ठीक, आर डॉट एन कैप, नीचे तो 1 बन ही जाएगा, इक्वल टू P, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर P एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर P ऑब्वियसली कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली क्या होता है कि ये तो निगेटिव भी आ सकता है, लेकिन अगर निगेटिव आ गया तो P के इक्वल नहीं हुआ, इसलिए हमने P को यहाँ पर क्या कर लिया, पॉजिटिव बना लिया। ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, क्योंकि P एक्चुअली ऑरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब यार इसी इक्वेशन को अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो, तो एन कैप एक्चुअली क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो एन कैप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यूनिट वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं उस वेक्टर के डीसीज होते हैं, तो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, यानी कि प्लेन के नॉर्मल के डीसीज एल एम एन है, तो एन कैप को लिख सकते हैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, और आर वही होगा जनरल पॉइंट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ से प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म, ये जो नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी, ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक प्लेन की इक्वेशन लिख रहे हैं, आपको उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट आर डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k plus 1 equals to 0 into the normal form. इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाते हैं और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लाते हैं। तो इसका मॉड की बात करें, इसका मॉडुलस निकालें, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 36 प्लस 13 49, तो मॉडुलस 7 आ गया, है ना। तो डिवाइड बाई 7, आर डॉट 6/7 आई क्या, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, ये तो एन कैप का रोल प्ले कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये पी का रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि पी क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑरिजिन से प्लेन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसको मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, बिकॉज परपेंडिकुलर की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, आर डॉट ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई अपने पास, ठीक है, ओके। तो ये नॉर्मल फॉर्म आ गई, ये पी का रोल प्ले कर रहा है, सॉरी पी वेक्टर नहीं है, ये पी का रोल प्ले कर रहा है, ये एन कैप। यानी अगर हम किसी भी प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आप वहाँ से 2 पॉइंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यानी अगर इस प्लेन पर पूछा जाए ऑरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ बताइए, तो ये 1/7 ऑरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ है, और प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ये नॉर्मल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट, intercept form of the plane. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसको हम लोग लोकस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम अगर लोकस की डिमांड की जाती है, प्लेन पर क्वेश्चन होता है, तो अपनी चॉइस होती है प्लेन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में सपोज करें। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, मोर कॉमनली यूज्ड इन लोकस प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लोकस में हमारी चॉइस ये रहेगी कि हम इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन ले लें। तो समझते हैं यार, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन पढ़ाई है आप लोगों ने। लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये ऐसी लाइन है जो x एक्सिस पर a लेंथ, y एक्सिस और b लेंथ का इंटरसेप्ट कट करती है। ठीक है, यहाँ पर हम बात 3D में कर रहे हैं, तो अगर हम एक रूम के कॉर्नर पर के अलॉन्ग एक प्लेन रख दें, थोड़ा सा फील करिएगा रूम का, आपके रूम का जो कॉर्नर है, तो जो प्लेन रखेंगे तो प्लेन का कुछ पार्ट कहीं ना कहीं पर x एक्सिस को कट करेगा, कहीं पर y एक्सिस को कट करेगा, कहीं पर z। एक ट्रायंगुलर प्लेन रख दीजिएगा रूम के कॉर्नर। प्लेन ट्रायंगुलर नहीं है, प्लेन तो इन्फिनिट सरफेस का है, लेकिन रूम के अंदर जो प्लेन का पोर्शन आएगा वो थोड़ा सा ट्रायंगुलर टाइप का होगा, है ना। तो वो x एक्सिस को a लेंथ पे कट कर रहा है, y एक्सिस को b लेंथ पर, z एक्सिस को c लेंथ पर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन वही आएगी जैसे स्ट्रेट लाइन की होती थी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा इस तरह से फील करें, ये आपके रूम का कॉर्नर है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, वहाँ से 3 एक्सिस पास हो रही है, और एक प्लेन इनफाइनाइट सरफेस का प्लेन रखा है मैंने। लेकिन रूम के अंदर जो प्लेन का जो पोर्शन कट होगा वो कुछ इस तरह का आएगा, ट्रायंगुलर पोर्शन। थोड़ा फील करिएगा, 3D है ना। x एक्सिस पर मैंने a पर, y एक्सिस पर b पर, c पर, इसका कोऑर्डिनेट है a डबल 0, इसका कोऑर्डिनेट है 0 b 0 और इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 c, है ना। तो ये प्लेन की इक्वेशन आ जाए x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1। अब आप कहेंगे कि सर ये ड्राइव कैसे करेंगे? इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि प्लेन की इक्वेशन को निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है यार। एक प्लेन निकालेंगे, फिर से मैं बोलूँगा मेरे को क्या चाहिए, मिनिमम मेरे को 3 वेक्टर चाहिए। 3 वेक्टर आप डिफाइन कर देंगे तो मैं प्लेन लिख सकता हूँ। तो प्लेन पर 3 पॉइंट तो दे ही रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे। चौथा पॉइंट आप कहीं पर भी ले लीजिए, P, एक जनरल पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट ले लिया आपने x y z, ये पॉइंट जो है प्लेन पर ले लिया। तो अब 4 पॉइंट आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, कौन कौन से? A B C P। 4 पॉइंट से 3 वेक्टर डिफाइन कर लो, एक AP ले लो, AB ले लो, AC ले लो, और तीनों कोप्लेनर, इनका STP 0 कर दो, डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा, है ना। तो AP क्या आ जाएगा? x माइनस a, AP x माइनस a y z। AB क्या आएगा? b माइनस a, b माइनस e मीन्स माइनस a b 0 ac, c माइनस a माइनस a 0 c। इसे एक्सपेंड कीजिएगा और देख लीजिएगा, डायरेक्टली आपको ये फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये प्लेन की इक्वेशन आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब यार इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने शीट में भी अपने को 2-3 प्रॉब्लम ऐसी मिलेंगी। जब ये ट्रायंगुलर प्लेन मैंने रूम के अंदर रखा, थोड़ा फील करना यार, डायग्राम यहाँ पर मैं बना नहीं सकता, शायद यहाँ से थोड़ी सी फील आपको जरूर आ रही होगी। तो इसको रूम के कॉर्नर की तरह विजुलाइज कीजिए। तो मैंने ये ट्रायंगुलर प्लेन रखा है यहाँ पर, तो इसने देखिए एक्स वाई प्लेन, फ्लोर हो गया आपका एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे एक ट्रायंगल कट किया है, जैसे आपको दिख रहा है OAB ट्रायंगल कट किया ना। और इसने एक्स जेड प्लेन पर भी एक ट्रायंगल कट किया, इस सामने वाली वॉल पर एक ट्रायंगल OAC, है ना। और एक में इसने बोर्ड वाले प्लेन, बोर्ड वाला प्लेन कौन सा हो गया? वाई जेड प्लेन, इस पर भी एक ट्रायंगल कट किया OBC। और एक स्पेस में ट्रायंगल बन रहा है ABC। 4 ट्रायंगल बन रहा है और चारों ट्रायंगल राइट एंगल, 4 में से 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। फ्लोर पर एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक सामने वाली वॉल पर एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक इस वाली वॉल पर राइट एंगल ट्रायंगल, और एक स्पेस में ट्रायंगल बन रहा है ABC। तो क्वेश्चन अपने पास ऐसे आएंगे कि स्पेस में जो ट्रायंगल बनता है ABC, इसका एरिया बताइए, है ना। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, राइट एंगल ट्रायंगल होगा,
तो ये आ जाएगा हाफ ए बी, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी हाफ ए सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी हाफ बी सी, है ना। इस डायग्राम को थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा, फील करिएगा, क्योंकि फील कर लेते तो ये सब 3D बहुत ही एलिमेंट्री से लगती है और ऐसा कोई खास क्वेश्चन आता भी नहीं। जेई में वेक्टर और 3D बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान, बिल्कुल बेसिक से, है ना। आपने बस पढ़ा हो क्वेश्चन तो बन जाता है, 3 आते तो तीनों होते हैं, 4 आते तो चारों क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए अब यार मैं वर्क कर रहा हूँ कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया मेरे को चाहिए, तो मैंने इस ट्राइंगल एबीसी को अलग से बना लिया। ए बी सी, जो स्पेस में ट्राइंगल कट हो रहा है ये वाला, दिस वन, ये जो ट्राइंगल कट हो रहा है रूम के अंदर जो कट होगा, ये जो यहाँ पर दिख रहा है। तो अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट ए था तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं लिखूँ एक्स एक्सिस पर, तो ये ए आई हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर बी जे, इसका सी के। तो एक रिजल्ट आपने वेक्टर में पढ़ा होगा यार कि अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता था 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। जहाँ पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट एंड किया गया होगा, डेफिनेटली रिजल्ट पढ़ाया गया होगा, बस वही मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। दिस क्रॉस दिस, दिस क्रॉस दिस, दिस क्रॉस दिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ जाएगा 1/2 इंटू ए बी इंटू आई क्रॉस जे प्लस बी सी इंटू जे क्रॉस के सी ए इंटू के क्रॉस आई, ठीक है ना। दैट इज ए बी के जे क्रॉस के आई बी सी आई, ये आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये एक्चुअली जो एरिया आ रहा है ये वेक्टर एरिया आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द वेक्टर एरिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर मॉड नहीं लगाया। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। इस पर शीट में 2 क्वेश्चन तो हैं जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि स्पेस में जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया निकालना है। तो बस आपको बस ये सीधा फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर देना, 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, ये एरिया और इन एरियाज में एक रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है, जैसा कि आप नोटिस कर रहे होंगे हाफ ए बी हाफ ए सी, कुछ इस तरह की पिक्चर बन रही है ना। तो अगर मैं इन एरियाज को डेल्टा 1, इसको डेल्टा 2, इसको डेल्टा 3 और इसको डेल्टा कॉल करूं, तो आप नोटिस कीजिए डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/4 है, रूट हट जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट बिकम्स डेल्टा 1 स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट बिकम्स डेल्टा 2 स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, डेल्टा 3 स्क्वायर, ठीक है ना। यानी जो आप एक तरह से स्पेस में ट्रायंगल रखते हैं, उस स्पेस वाले ट्रायंगल का प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन पर तो डेल्टा 1 आ जाएगा, बाई एक्स जेड प्लेन पर लेंगे तो डेल्टा 2 आ जाएगा, और बाई जेड प्लेन पे लेंगे तो उसका प्रोजेक्शन डेल्टा 3 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो प्रोजेक्शन से हमने 3 ट्रायंगल बनाए इनका सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P perpendicular distance of a point P from a plane
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। पॉइंट से प्लेन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये निकालना है। तो इसका इंटरप्रिटेशन या फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा जैसा हम लोग 2D में पढ़ते थे, पॉइंट से लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 by 1 हो, लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक माइनर सा चेंज यहाँ पर आएगा कि बिकॉज ये 3D में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मूले में एक जेड कोऑर्डिनेट और एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर की लेंथ का फॉर्मूला वही बनेगा मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो बस उस फॉर्मूले की प्रूविंग कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए कैसे करेंगे। तो प्लेन दे ही रखा है और एक पॉइंट है, इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और प्लेन पर मेरे को इस पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। मेरे को ये लेंथ चाहिए, pm चाहिए। तो मैंने क्या काम किया, प्लेन पर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया r जिसका कोऑर्डिनेट है जनरल पॉइंट नहीं, कोई भी एक पॉइंट पिक कर लिया x0 y0 z0, है ना। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन अगर ये है तो मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, प्लेन की इक्वेशन में जो x y z के कोफिशिएंट्स होते हैं वो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डीआर्स होते हैं। तो प्लेन की अगर इक्वेशन गिवन है तो इसको देखकर मैं प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिख सकता हूँ। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ai प्लस bj प्लस ck, है ना। तो मैंने क्या काम किया, डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने इस पॉइंट P को R से ज्वाइन कर दिया, एक RP वेक्टर डिफाइन कर लिया और RP वेक्टर का, और इसी पॉइंट से मैंने एक नॉर्मल वेक्टर डिफाइन कर लिया। नॉर्मल को तो पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए जरा, अगर मैं RP का नॉर्मल पर प्रोजेक्शन लूँगा तो यही लेंथ तो आएगी, और ये लेंथ दोनों सेम ही तो हैं। इसको इस तरह से देखिएगा, पॉइंट P ये रहा, यहाँ से परपेंडिकुलर की लेंथ डालनी थी, ये वाली लेंथ, और मैंने क्या किया, R को इससे ज्वाइन करके ये वाला ये ऑब्लिक वेक्टर डिफाइन कर लिया, और यहाँ से जो नॉर्मल पास हो रहा था उस नॉर्मल का सीधा ये इधर प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये जो लेंथ आएगी ये लेंथ आएगी, और जो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए ये लेंथ, दोनों सेम ही तो आएंगे, पिक्चर रेक्टेंगल बन रही है ना। तो D इज एक्चुअली व्हाट, D इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ RP ऑन एन। मॉड इसलिए लगाया कि प्रोजेक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, D एक लेंथ है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए। RP वेक्टर क्या आएगा, x1 माइनस x0, यानी RP डॉट n अपॉन मॉड n। RP वेक्टर तो पता ही है x1 माइनस x0 टाइम्स i कह पाएगा, और n से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा a टाइम्स b टाइम्स c टाइम्स, ठीक है ना, अपॉन मॉड n मीन्स समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यार एक पॉइंट बात ये है कि ये पॉइंट जो है R, ये मैंने सपोज किया था, ये प्लेन पर लाई कर रहा था प्रॉब्लम्स में रिलेट करने के लिए, लेकिन ये प्रॉब्लम में गिवन नहीं था। तो ये पॉइंट अगर प्लेन पर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई करा दीजिए। तो इसको उठा के जब इसमें डालेंगे तो ax0 प्लस by0 प्लस cz0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -d, और ये वैल्यू मैं उठा के इस स्पॉट पे यूज़ करने वाला हूँ। इसको ऐसे लिख दिया, ax1 प्लस by1 प्लस cz1, माइनस कॉमन ले लिया, ax0 by0 cz0, नीचे वाली स्टोरी एज इट इज, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू यहाँ उठा के प्लेस कर देंगे। तो फाइनली पॉइंट से प्लेन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
ये फॉर्मूला आ गया आपका। अब कुछ कंडीशंस पढ़ रहे हैं, जैसे दो प्लेन गिवन हैं तो दो प्लेन के पैरेलल होने की कंडीशन, दो प्लेन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन, है ना। गिवन प्लेन्स, फर्स्ट प्लेन है a1x, स्टार मार्क डाल के नोट करें, b1y d1 इक्वल टू 0। सेकेंड प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, है ना। तो फर्स्ट केस है ये दोनों प्लेन पैरेलल कब होंगे, फर्स्ट कंडीशन है पैरेलल होने की। अच्छा, अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो इट मीन्स दैट कि दोनों प्लेन के नॉर्मल्स पैरेलल होंगे। नॉर्मल पैरेलल होने का मतलब है कि नॉर्मल जिन वेक्टर के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहे होंगे वो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। पैरेलल होने का मतलब कोलिनियर होंगे, और अपन जानते हैं अगर दो वेक्टर कोलिनियर हो तो एक दूसरे का समटाइम्स होता है या फिर उनका रेशियो सेम रहता है ना। तो दो वेक्टर पैरेलल हैं तो पहले का नॉर्मल के डीआर a1 b1 c1, दूसरे के a2 b2 c2, तो इनका रेशियो सेम होना चाहिए। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, है ना। लेकिन ये थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि ये रेशियो की जो वैल्यू आ रही है दिस नॉट इक्वल टू d1 बाई d2, तो अगर ये इसके इक्वल भी हो गया तो फिर तो यार ये दो प्लेन नहीं होंगे, ये तो एक्चुअली फिर एक ही प्लेन बन जाएगा। एक प्लेन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको जो देखने में दो प्लेन दिख रहे हैं वो दो नहीं, सिर्फ एक ही प्लेन होगा, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्लेन पैरेलल हो लेकिन आइडेंटिकल ना हो, पैरेलल बट नॉट आइडेंटिकल, तो फिर उसका ये केस आ जाएगा। सेकेंड हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर। दो प्लेन परपेंडिकुलर, इसका मतलब उनके नॉर्मल्स परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल्स परपेंडिकुलर है तो उनके डीआर्स का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन आएगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, है ना। थर्ड कंडीशन है आइडेंटिकल होने की। दो प्लेन आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल होने का मतलब है कि फिर तो सारे रेशियो सेम हो जाएंगे। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 इक्वल टू d1 बाई d2। ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिकल होने की कंडीशन आ गई। अब यार एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ सकते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ते थे दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते थे, पहली लाइन पर कोई भी एक पॉइंट ले ले और उससे दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर की लाइन निकाल ले। फॉर्मूला पढ़ते थे मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पर होल्ड करेगा 3D में दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस। Distance between two पैरेलल प्लेन्स। जैसे फर्स्ट प्लेन मैंने ले लिया है ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0। सेकेंड प्लेन ले लिया ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0। जैसे कि हम लोग फैमिलियर है भी सही कि टू पैरेलल प्लेन्स आर ओनली डिफर बाय देयर कांस्टेंट टर्म। अगर दो प्लेन पैरेलल है तो उनमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस, है ना, वही फॉर्मूला है जो 2D में पढ़ते थे। मतलब अप्रोच वही रहेगी, फर्स्ट प्लेन पर कोई भी एक पॉइंट ले लें x0 y0 z0 और उस पॉइंट से इस पर लेंथ और परपेंडिकुलर निकाल ले और ax0 प्लस by0 प्लस cz0 की वैल्यू आ जाएगी माइनस d1। तो फॉर्मूला वही आ जाएगा मॉड ऑफ d2 माइनस d1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आज यहाँ तक प्लेन की थ्योरी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और आज का जो भी होमवर्क होगा तो वो मैं ग्रुप में डलवा दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना।
और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, जो आज हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी थ्योरी हमने पढ़ाई है इसको भी आपको रिवाइज करके ही बैठना है, जिससे अपने बीच बॉन्डिंग अच्छी बने, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करे, आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। और जो मैं होमवर्क दूंगा उसको अटेंड करिएगा आप लोग।